हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम इस बॉल को नचाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इस बॉल को। जब हम ऐसे गोल गोल घुमाना चालू करते हैं, ये देखिए, ये बॉल जो है ना, ये कर रही है सर्कुलर मोशन। इस बॉल के मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। क्यों सर्कुलर मोशन कहा जाएगा? क्योंकि ये देखिए मेरा हाथ है, मेरे हाथ से इस बॉल की देखिए एक डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस नाम दे दो, और ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, इसको कहते हैं सेंट्रल सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, जब कोई भी चीज एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसके सेंटर की तरफ, यानी इस टाइम पे सेंटर क्या होगा? मेरा हाथ। इस बॉल के लिए सेंटर क्या होगा? मेरा हाथ। सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसको नाम दिया जाता है सेंट्रल पोर्टिकल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल पोर्टिकल फोर्स। सेंट्रल पोर्टिकल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=mv²/r। तो आज इसी फॉर्मूले का अपन लोग डेरिवेशन करने वाले। तो फिर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सेंटर बना लिया है, और ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये सेंटर का ओरिजिन कहलाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट कर लो, वो नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो कि यहां पर था, यहां पर था, और इस सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है ना, ये कांस्टेंट होगा। मतलब ये कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो यहाँ पर भी वो 40 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से चलेगा। शायद आपको याद हो, बेसिक थोड़ा सा पता हो कि वेलोसिटी जो होती है ये दो टर्म्स पे डिपेंड करती है। नंबर एक, उसकी उसका मैग्नीट्यूड, और नंबर दो, उसका डायरेक्शन। अगर ध्यान से देखो तो 40 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकता है। डायरेक्शन इसका इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और बताने की कोशिश करेंगे, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, देखना ध्यान से। यहाँ पर मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि v1 वेलोसिटी से चल रहा है। इसकी वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड की बात करो, तो मैग्नीट्यूड मान लो इसका v होगा, मैग्नीट्यूड लेट कर लो, v होगा। लेकिन फिर भी हमने इसको v1 नाम दिया, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तो इसका डायरेक्शन जो है ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो ये होगी r। ठीक, बिल्कुल सेम। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल मेरा यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो रेडियस, ये तो बेटा रेडियस तो यही रहेगा जो कि r होगा। लेकिन इस बार जो इसका डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से इधर की तरफ डायरेक्शन जाएगा इसका। मतलब इसका डायरेक्शन v1 में अलग होगा, और इसको नाम दे देंगे v2 पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इधर होगा। ऊपर जो हमने ये लिखा था ना, F=mv²/r, इसको हम रेज करना ताकि इसको सही से देख पाओ। अब हो सकता है सही से दिख रहा हो। हाँ, ये इसका वेलोसिटी होगा v1, ये इसका वेलोसिटी होगा v2। ये चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब इसका मैग्नीट्यूड v1 और v2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? v होगा। अगर हम बात करें इनके मैग्नीट्यूड की, तो v1 का मैग्नीट्यूड बराबर v2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा v। मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से ही पूरे सर्कुलर पाथ पे चलेगा। लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे इसका अलग अलग होगा, इसलिए वेलोसिटी इसकी अलग अलग हो जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी दो टर्म्स में डिपेंड करती है, पहला उसका मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखो, यहाँ पे मान लो एक एंगल बन रहा होगा, इस आर और इस आर के बीच में जो लाइन है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा। इस एंगल को नाम दे दो थीटा। ठीक है, तो अब एक बात कही जाती है कि दो लाइन, यानी कि ये आर और ये आर, इन लाइंस की जो पैरेलल लाइंस होती है, जैसे हमने ये v1 और ये v2 लिया है, ये लाइन, ये जो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में भी जो एंगल बनता है ना, ये भी थीटा ही बनता है। चलो इस बात को नोट कर लो, अभी ये काम आएगा। अब देखो आगे, ध्यान से देखना। जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस मार्कर को देखो ध्यान से। अभी ये इसके अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। यहाँ कर देंगे तो भी डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ये कर दिया, डायरेक्शन कहाँ? ऊपर की तरफ। ये कर दिया, डायरेक्शन कहाँ? ऊपर की तरफ। ये कर दिया, डायरेक्शन कहाँ? ऊपर की तरफ। मतलब इसको आगे पीछे कहीं पे भी एडजस्ट कर दे, इसका डायरेक्शन बदलने वाला नहीं है। डायरेक्शन तो तब बदलेगा जब हम इसको ऐसे रोटेट कर दें। अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इसको रोटेट कर दिया। अब ये मान लो ये नॉर्थ साइड था, तो नॉर्थ की तरफ चला गया। वाओ! अगर इसको देखो, अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो ये दूसरे डायरेक्शन में चला गया। मतलब डायरेक्शन चेंज कर होता है उसको मोड़ने से, रोटेट करने से, ना कि उसको ऊपर नीचे करने से। ऊपर नीचे करने से डायरेक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई? अब इस पॉइंट को देखो, इस वाली लाइन को अगर हम उठा करके यहाँ पे से नीचे सेट कर देंगे, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको उठा करके ये काम करते हैं, इस वाली लाइन को ऐसे उठाया और यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है, इसको नाम दे दिया v। इसी तरीके से बिल्कुल सेम इस वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे है ना, ये लिया, इस लाइन को ऐसे उठाओ, ऐसे उठा करके ना यहाँ पे लाके ऐसे रख दो, ऐसे रख दो। जब यहाँ पे रखोगे, ये वाली लाइन ऐसे करके बन जाएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा, और इसको नाम दे देंगे v2, क्योंकि v2 लाइन है। तो इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल बन रहा है। हमने भी कहा कि दो लाइन्स के बीच में जो पैरेलल लाइन होती है, दो लाइंस की जो पैरेलल लाइंस होती है, इन्हीं दो लाइंस की जो पैरेलल लाइंस होती है, वो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल उतना ही बनता है जितना उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बनता है। यानी यहाँ पे एंगल थीटा, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अब इन दोनों लाइंस को ऐसे यहाँ से ऐसे करके यूं करके मिला देते हैं, मिला दिया, और इस मिली हुई लाइन को नाम दे देते हैं डेल्टा ऑफ v। ठीक है, अब डेल्टा ऑफ v क्या होगा? तो अगर आपको ट्राइंगल रूल पता हो, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को जोड़ने का, वो क्या कहता है? v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल होगा v2। मतलब ये v1
प्लस डेल्टा ऑफ v इज इक्वल टू होगा v2, ये होगा। अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लो, ये बाद में हमारे काम आएगा। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल बन रहा है थीटा, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की r, ये डिस्टेंस है r, ये जो पाथ होगा ये इसको बोलेंगे डेल्टा ऑफ s, यानी कि इसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा ऑफ s। ओके, यानी कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा ना, इसके लिए, इस पार्टिकल के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे दिया डेल्टा ऑफ s, नाम दे दिया। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो कि ये सर्कल बहुत बड़ा है, ये सर्कल बहुत बड़ा है, और ये जो पार्टिकल है, ये मान लो इसने जो डिस्टेंस कवर की बहुत ज्यादा कम कवर की, ये डेल्टा एस कितना है, बहुत कम है। अगर हम एक बड़ा सा सर्कल ले ले, उसमें अगर हम छोटा सा डिस्टेंस चलेंगे, जैसे हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, ये देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके लिए आप कोई पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ से तक यहाँ पे गए, कोई पार्टिकल था पहले v1 यहाँ पे था और v2 यहाँ पे चला गया कोई पार्टिकल। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये जो डिस्टेंस है, ये सर्कल हो रही है या स्ट्रेट है, तो इस बात को समझ पाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े सर्कल में, एक देखो हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लो कोई बहुत बड़ा सर्कल है, ये लो, इस सर्कल के हमने क्या किया, हमने कोई इतना सा एरिया इसका ले लिया, इतना सा एरिया, ये वाला पॉइंट हमने इसका ले लिया। तो ये वाला पॉइंट बताना, ये वाला पॉइंट सर्कल है या स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये लगभग स्ट्रेट ही लग रहा है ना, सीधा ही लग रहा है, लीनियर लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इस एंगल को अगर हम नाम दे देंगे, इसने बहुत कम ट्रेवल किया, इसको डी थीटा नाम दे देंगे। तो ये जो ds है, ये देखो अभी कर्व दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम छोटा सा ले लेंगे, एक बड़े से सर्कल के लिए छोटा सा पॉइंट लेंगे, इतना सा लेंगे, तो ये लगभग स्ट्रेट होगा, मतलब सीधा होगा, मतलब गोल नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया होगा, तो इसको नाम दो O, इस पॉइंट को नाम दो P, और इस पॉइंट को नाम दे दो Q, ये वाले पॉइंट को। तो ट्राइंगल बन रहा है OPQ। ट्राइंगल क्या बन रहा है? OPQ। अब यहाँ पर इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। अब यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल ABC, है ना, एंड ट्राइंगल, यहाँ पे भी कुछ लिखेंगे, बताएंगे क्या लिखना है, ट्राइंगल OP एंड Q। ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल ABC में देखो, ट्राइंगल ABC में एंगल ऑफ C जो कि होगा डी थीटा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या होना बेटा, इक्वल होना, ये होगा डी थीटा, ठीक है। ट्राइंगल OPQ में एंगल है डी थीटा, मतलब दोनों का एक एक एंगल इक्वल हो गया। दोनों की जो साइड होगी V1 V2 और इसकी साइड R और R, ये साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल, ये साइड्स इक्वल होंगी, और एक एक एंगल इक्वल आ गया, मतलब दो साइड्स इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। साइड एंगल साइड, ये रूल लगता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए, तो इनको क्या कहा जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में ये होता है कि उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। बात समझ में आ गई? तो अब इसी बात का अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिख दो कि भाई ये दोनों ना सिमिलर है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल आएगा। मतलब ये, इसकी साइड ले लो डेल्टा ऑफ v अपॉन में v इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ s, ये वाले ट्राइंगल का डेल्टा ऑफ s अपॉन में आ जाएगा r इसका वाले का ले लिया डेल्टा ऑफ v। अच्छा, हमने v क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि भाई देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 कहाँ गया, यहाँ लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ v2 बराबर है v के। तो हमने v1 v2 का मैग्नीट्यूड ले लिया जो कि v के बराबर था, तो हमने v ले लिया। अब यहाँ पे लिया डेल्टा s बाई r, जो कि डेल्टा s इसका ये वाला हो गया और r इसका ये हो गया। तो दोनों के कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, तो हमने सिमिलर के रूल से इस बात को यहाँ पे लिख दिया। अगर यहाँ तक की पॉइंट समझ में आ गया तो डेरिवेशन खत्म हो गई, अगर नहीं आया तो फिर से डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड होता है इस डेरिवेशन को करने का, लेकिन वो मेथड बुक्स वगैरह में नहीं दिया है, तो वो मेथड पे भी अपन बात करेंगे। पहले इस मेथड को देखो क्योंकि बुक में दिया हुआ है। ये डेरिवेशन मानते हैं थोड़ा सा घुमा करके बात को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब ऐसे दिया हुआ है तो उसको लेके ही चलना पड़ेगा। आगे देखिए, डेल्टा ऑफ v इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा ऑफ s अपॉन में r, और ये वाला v यहाँ पर इंटू में आ जाएगा v। अब डेल्टा ऑफ v आ गया। अब इसको नाम दे दे क्वेश्चन नंबर 1, या फिर नाम ना दो, वैसे हमने नाम दे दिया है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। नाम दे दिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को बाय डेल्टा t से। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ t। ओके, मतलब यहाँ पे पार्टिकल रहा होगा तो यहाँ पे टाइम t1 रहा होगा, यहाँ पे टाइम t2 रहा होगा, इससे अपन इसको डिवाइड करें डेल्टा ऑफ t से, तो आ जाएगा डेल्टा ऑफ v अपॉन में डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एस इंटू में वी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी, और ये जो आर लिखा था ये आर लिख दिया। ठीक है, डीवी अपॉन में डी टी मिलता है एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन यानी कि ए इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन में डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू में वेलोसिटी अपॉन में आर आ जाएगा। यहाँ से ए इज इक्वल टू आ जाएगा वी का स्क्वायर बाई आर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ए इज इक्वल टू वी का स्क्वायर बाई आर। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि F यानी कि फोर्स बराबर होता है m इंटू में ए बराबर हमने v स्क्वायर बाई आर निकाला है।
यहाँ से एफ बराबर आ जाएगा एम इंटू में वी का स्क्वायर बाई आर। तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है। जब कोई भी चीज एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होता है तो उसके सेंटर पे एक फोर्स लगता है जो कि होता है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर।